हमने लास्ट टाइम बात की थी मोड की। हमारी क्लास इससे खत्म हुई थी कि हमने दो मेथड्स थे, मेथड वन मेथड टू। तो एक ही क्वेश्चन पे हमने दोनों मेथड अप्लाई किए थे मोड को, बट दोनों के आंसर्स अलग आए थे। ठीक है, जो कि मैंने बाकी बुक्स में भी चेक किया और मैंने जितने भी क्वेश्चन थे दोनों को, सब क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करके देखा तो दोनों के आंसर्स डिफरेंट आए। ठीक है, तो फिर उसको समझते हैं आज कि क्यों आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं दोनों मेथड से। उसको समझने के लिए मुझे हमको थोड़ी टर्म समझनी पड़ेगी पहले, फिर हमको वो समझ आएगा कि क्यों मोड के कैलकुलेशन डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही है हमको। ठीक है, सबको दिख रहा है स्क्रीन मेरी? हाँ जी। किसी को आइडिया है व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? चलो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हम लोग जो अपना डेटा कलेक्ट होता है ना, उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लॉट करने में कैसा है कि मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया अपने जितने भी मेरे इंटरवल्स हैं या डेटा रेंजेस हैं। ठीक है, स्कोर्स ले लिया सपोजिटली मैंने अपने, और वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट करना शुरू कर दूंगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सपोजिटली यहाँ पे एक स्कोर है 1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे डेटा में, मैं वो प्लॉट करना शुरू कर दूंगी। 2 ले लिया मैंने, तो उसका डेटा प्लॉट करना शुरू कर दूंगी। ऐसे प्लॉट करते 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 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते करते मेरे कुछ कर्व्स बनेंगे। ठीक है, जो कैसे भी दिख सकते हैं। एक कर्व होता है उसमें से जो एकदम सिमेट्रिकल होता है, ये फ्रीक्वेंसी, इधर तुम्हारे डेटा पॉइंट्स। ठीक है, एक कर्व होता है एकदम सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर मैं इसको बीच से काटूंगी तो जो मिरर इमेज इस साइड है, मतलब मिरर इमेज बनेगी अलोंग दिस एक्सिस। इधर सेम फ्रीक्वेंसी होगी, इधर भी सेम फ्रीक्वेंसी, सेट पॉइंट्स होंगे। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी मतलब जितने पॉइंट्स इधर हैं उतने पॉइंट्स इधर हैं। ठीक है, तो ये कर्व जो है, जो ऐसा दिख रहा है हमको, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कर्व, जो मोस्टली जिसका एग्जांपल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। तो बेसिकली जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी डेटा को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल क्या हो गया कि मैं एक एक्सिस के अलोंग जो इमेज लेफ्ट साइड पे होगी उस एक्सिस के अलोंग राइट साइड की इमेज वही होगी। सो सिमेट्रिकल मीन्स दैट इज दोज इन विच द लेफ्ट हाफ इज अ मिरर इमेज ऑफ द राइट हाफ। ठीक है, ये समझ आ गया सिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ? हाँ जी। ठीक है, फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि तुम्हारा सिमेट्रिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट साइड पे इमेज है वही राइट साइड पे दिख रही है, मिरर इमेज नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी सारी इमेजेस होंगी मेरी, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होंगे, वो सारे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। अभी ये वाला जो है सी वाला, ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इस एक्सिस के अलोंग मेरा लेफ्ट साइड की इमेज और राइट साइड की इमेज सेम है ना, मिरर इमेज है। हम्म। तो इस वाले, ये एग्जांपल है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये हो गया, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं अभी। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिवली स्क्यूड और एक पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है? तुम्हारा जो टेल है ना, टेल ऑफ डेटा, वो लेफ्ट साइड फॉल करती है। और पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है? तुम्हारी राइट साइड फॉल। वो राइट साइड फॉल कर रही है। ठीक है, राइट साइड ऑफ व्हाट? ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको अकाउंट करके चल रहे हैं हम। तुम्हारी टेल राइट साइड पे आ रही है और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड पे आ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली चीजों को हम मोस्टली नेगेटिव मानते हैं, राइट साइड वाली चीजों को हम मोस्टली पॉजिटिव मानते हैं। तो इसको बोल दिया पॉजिटिवली स्क्यूड, इसको बोल दिया नेगेटिवली स्क्यूड। इतना समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा दिखता है, आ नेगेटिवली गया समझ। स्क्यूड का क्या मतलब हुआ, ठीक है, हम्म। पॉजिटिवली स्क्यूड का क्या मतलब हुआ, वो। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, ये टर्म्स वापस आएंगी बार बार, तो इसीलिए इनको समझना भी जरूरी है। अभी देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एक प्रॉपर्टी होती है, जो मेरा मीन होगा ना,
मीन, मोड, मीडियन, जो हमने 3 सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी थी, वो सब इसी पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे। यही मीन है, यही मोड है, यही मीडियन है। ये खासियत है मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड तीनों यही है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ये जो आपने स्क्यूड नेगेटिवली बोला है, इसको हम डेविएशन भी बोलते हैं ना, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, हाँ ठीक है। डेविएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि नेगेटिव नहीं, हमारी बुक के अंदर ना एक्चुअली डेविएशन लिखा हो, मैंने इसलिए बोला। हाँ, अभी बुक से पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज, तो मैं बताती हाँ हूँ। जी। ठीक है, अभी स्क्यूड नेगेटिवली में देखो, मोड क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, उसको मोड बोलते हैं ना। मोड की डेफिनेशन ही यही है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसको मोड बोलते हैं। मतलब जो पॉइंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैक्सिममली आ रहा है, तो मोड हमेशा तुम्हारा ये वाला पॉइंट होगा, जो एकदम टॉप पे, टिप पे है। ये देखो, दिखा? यही है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन यार? हाँ जी, दिख रही है। ये मोड हो गया, ये दोनों केसेस में मेरे। फिर जो मीडियन मीन होता है तुम्हारा, देखो अभी तुम्हारा जो मैक्सिमम रेंज है तुम्हारे डेटा की, वो यहाँ लाई कर रही है। ठीक है, और कुछ पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे भी हैं, तो तुम्हारा मीन क्या हो जाएगा? सेंटर की बजाय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर पे तो रह नहीं पाएगा क्योंकि उधर भी कुछ, अरे यार, हाँ सेंटर पे तो मीन रह नहीं पाएगा, तो थोड़ा इस तरफ, स्लाइटली इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में भी सेंटर पे तो रह नहीं पाएगा अभी, क्योंकि इधर भी डेटा पॉइंट आ गया मेरा, तो थोड़ा स्लाइटली इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस हमेशा ये होता है, नेगेटिवली स्क्यूड में मीन, मीडियन, फिर मोड। ठीक है, स्क्यूड वाले में मोड, मीडियन, मीन उल्टा हो जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना, तो उसी हिसाब से तुम्हारा मीन भी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल में सारा मीन, मोड, मीडियन सब एक ही पॉइंट पे। इतना क्लियर हो गया? हाँ आगे जी। बढ़ते हैं। ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमें यूज होने वाला है। ठीक है, अभी बात करते हैं उसकी, जो हम बोल रहे थे कि ये फॉर्मूला दे रखा है ना हमारी बुक में, 3 मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन वाला। मतलब बेसिकली इसको अगर तुम पूरा वो करोगे तो ये यही आएगा, 3 मोड मीडियन माइनस 2 मीन। अगर इसको माइनस प्लस माइनस करोगे तो वही वाला फॉर्मूला बनेगा जो हमारी बुक में दे रखा है। ठीक है, ये एप्लीकेबल कब है? इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है वो देखो। एप्लीकेबल कब है? जब मॉडरेटली स्क्यूड हो तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन, तभी ये वाला फॉर्मूला हम बोल सकते हैं सही है, जो हमारी बुक में मेथड 1 दे रखा है। हर केस में ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों? हमने तो देखा ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है, मीन इक्वल्स टू मीडियन मोड होता है, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर पॉजिटिवली स्क्यूड में देखा हमने कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन मोड, नेगेटिव में ये होता है। तो ऐसा ये वाला जो फॉर्मूला है वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी वैलिड है, तभी एप्लीकेबल है, तभी सही रिजल्ट देगा हमको मोड का। बाकी सब हमें वैसे में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, जो हमें डाटा दिया होगा, तब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा मीन है वो स्क्यूड है, या फिर मतलब वो जो नॉर्मल जहाँ पे नहीं होना पता चाहिए वहां लगेगा, पे। नहीं पता लगेगा, बट ये फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी देखोगे तो सिर्फ इसमें ही वैलिड है ये वाला केस। अगर आप बाकी स्टैटिस्टिक्स की बुक देखोगे ना, कहीं पे भी ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा। इवन इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट, ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा। ये हमारी बुक एक्चुअली ये में, फॉर्मूला जो है ना, ये ना 10th क्लास के एनसीईआरटी से ही पढ़ाया गया है। हाँ 10th का वो एक रिलेशन बताया गया कि अगर हमको अप्रोक्सीमेटली रिलेशन देखना है तो इनमें ये रिलेशन होता है, बट दैट इज ठीक है, नॉट ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑल केसेस। वो तो हमने मतलब देख ही फॉर्मूला लिया। हमें वही गंदा वाला ही यूज करना सीखना पड़ेगा, चाहे हुक और बाय क्रूक। मोस्टली यार सब जगह वही फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये हम्म। वैसा भी नहीं है कि जो फॉर्म सेकंड मेथड दिया हुआ है ना, वो भी 100% एक्यूरेट, वो भी एक्यूरेट नहीं है 100%, बट हाँ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स यही तो बोलती है कि हम आपको एक्यूरेट चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकते, एकदम 100% एक्यूरेट आइडिया दे सकते हैं सब चीजों का। तो वो मेथड, मतलब वो जो सेकंड वाला मेथड है, वो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले मेथड से ज्यादा रिलायबल है। बट उसमें भी अगर तुम देखोगे तो हमने कितनी बड़ी अजम्पशन ली है यार इस केस में, कि हम बोल रहे हैं कि मोड मेरा, ये वाला हमने एग्जांपल किया था ना,
कि मेरा मोड ये वाली उसमें रेंज में ही लाई कर रहा है, जो कि ट्रू तो जरूरी थोड़ी है सही होगा। क्या पता ये जो सारे 15 सेट पॉइंट्स हैं ये अलग ही हो, और यहाँ पे कहीं मोड लाई कर रहा हो। मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना, एक एक मतलब एक ऐसा वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो जरूरी थोड़ी है वो इसी क्लास में इंटरवल में लाई कर रहा होगा। हो सकता है ये 5 वैल्यू सारी सेम हो, 51 हो, तो 51 मोड होना चाहिए ना फिर तो मेरा। बट हमने यहाँ पे एक अजम्पशन ली है कि मेरा मॉडल क्लास मतलब मोड जहाँ लाई कर रहा है वो लाई कर रहा होगा जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ये भी अजम्पशन ही है हमारी, पर हमको कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। अगर हमको डेटा दे रखा है तो कुछ तो अजम्पशन लेके हमको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसा वाला चीज है। तो वो एक बेटर है मेथड, फर्स्ट वाले मेथड से ज्यादा बेटर है मेथड 2, ये जो हमने मेथड पढ़ा था। D1 D2 वाला। हाँ, दी इसमें मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, एक बार बता दोगे? मॉडल क्लास कुछ नहीं, मॉडल क्लास वो बोल रहा है कि जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना जो इंटरवल में, उसको तुमको मॉडल क्लासेस यूज करना है। मॉडल क्लास मतलब वहां पे ही उस क्लास इंटरवल में तुम्हारा मोड लाया करता होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी उसी में होगी। हाँ, वो ऐसा अजम्पशन मान रहा है। बट असम्पशन की क्या बात है इसमें दी? अगर हम इसको Assumption ये इस ना, दी अगर देखो, चलो मैं प्रूव करती हूँ, मैंने डेटा एक रखा सेकंड मुझे एक चीज बतानी है। है, जैसे ये बताओ। ग्रुप डाटा दिया हुआ है, ठीक है, हम्म हमने इसको अब अनग्रुप में कन्वर्ट कर दिया मान लो, ठीक है। हम्म अच्छा ठीक है, वो हम कर ही नहीं सकते हैं। मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ। मेरे को अपना स्क्रीन शेयर करने दो। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी। छोड़ो। मैं समझ गई आपकी बात। हाँ, मैं फिर भी हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ठीक है ठीक है, एक सेकंड, मैं जो समझी पहले वो बता दूं, मैं कभी मैं हाँ गलत ही ना हाँ, समझूं। बताओ बताओ। हाँ, मैं जो समझी ना वो ये है, जैसे हमने मान लिया कि 15 हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी, तो हमने इसी को मॉडल क्लास बोल दिया। बट सपोज कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, उसके अंदर वो नंबर हो जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा हो। क्या राइट। पता उसके अंदर 9 बार एक नंबर अकर कर रहा हो, लेकिन 15 वाले में एक नंबर मतलब 5 बार से ज्यादा अकर कर ही नहीं रहा है, हम्म लाइक दैट, है ना? देखो जैसे मेरा ये रॉ डेटा है, ये पता लग रहा है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख हाँ रहा है जी, ना ना? दिख रहा है जैसे दिख रहा मेरा है। ये रॉ डेटा है सपोजिटली, ये सारा पता लग रहा है ना? ये वाला रॉ डेटा है जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, विजिबल है? ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो अनग्रुप डेटा है, मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स पड़े हैं। अभी मैंने क्या किया, इसके ग्रुप्स बना दिए 10 से 14, ये क्लास इंटरवल्स बना दी मैंने, लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू। दिख रहा है? लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू। अभी मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो मेरा 39 तो ये वाले क्लास इंटरवल में ही आएगा ना, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया है ना। हाँ जी दी, आवाज देख आ लो। रही है ना? बहुत आ ज्यादा रही है, शोर आ रहा है किसी साइड से। सॉरी सॉरी, मेरे साइड से ही है। हाँ, तो मेरा जैसे ये डेटा पॉइंट था, रॉ डेटा पॉइंट, मैंने क्लास इंटरवल्स बनाए, मतलब ग्रुप डेटा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा 39 5 बार आ रहा है, अच्छा लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ये वाले इंटरवल में मेरा 5 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर मैंने सारे डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ऐसे ऐसे दिख रहा है, सब फ्रीक्वेंसीज दिख ली सब इंटरवल्स में। अभी मेरा मॉडल क्लास क्या बना है ना, अभी ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो मेरा अभी मॉडल क्लास क्या बना ये ग्रुप डेटा के हिसाब से? 7। 7 बना ना, पर मेरा मोड तो 39 है। ऑलराइट, हाँ मैं समझ गई। बस इसलिए वो भी मेथड अजम्पशन बेस्ड ही है, बट हाँ वही सब जगह दिया हुआ है, वही हमको फॉलो करना है, और वो ज्यादा रिलायबल भी है। क्योंकि जो मेथड वन है वो तो सिर्फ मॉडरेटली स्पूड में एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए? इसीलिए हमारे मेथड, दोनों मेथड से आंसर अलग आ रहे थे। कौन सा वाला मेथड अब रिलायबल है? यार मोस्टली बुक्स में मैंने जितना रेफर किया है ना, जो अपना D1 D2 वाला मेथड है ना, ये वाला मेथड 2 हम्म यही दे हम्म। रखा है। हाँ, ये एक्चुअली इस मेथड को अगर आप थोड़ा तोड़ोगे ना,
हाँ एनसीईआरटी इस में भी मेथड सेम से ही चीज है। F1 F0 वाला मेथड निकल के यस आएगा। यस, जो एनसीईआरटी हम्म। में दिए रखा है ना वो F1 F0 F2 वाला वो सेम ही है। इसको थोड़ा तोड़ा हुआ बस उन्होंने। हाँ तो ये बेटर है, थोड़ा इजी लर्न करने को। हाँ हाँ ठीक है आगे समझ। चलो वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना, अभी मेथड 1 से आंसर क्यों अलग आ रहा था, मेथड 2 से आंसर क्यों अलग आ रहा था, हाँ जी हाँ जी। कि दोनों में हमारी assumptions भी अलग है तो आंसर भी अलग आएगा। ठीक है चलो अभी बाकी की टर्म्स पढ़ लेते हैं जो मुझे बतानी है, तो हम प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे आज। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया, उसके एग्जांपल्स देख लिए हमने, मीन मोड मीडियन कैसे लाई करता है वो देख लिया। फिर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस आइडिया है? ओपन एंडेड वो होता है जिसका जो फर्स्ट जैसे क्लास इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जो है वो मैच नहीं कर रही होती। नॉट एग्जैक्टली। उसमें देखो ओपन एंडेड इंटरवल मतलब कि उसका कोई क्लोजिंग पॉइंट नहीं है, एक तरफ से शुरू हो गया है बट एंड कहाँ हो रहा है वो पता नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं उसको ओपन एंडेड। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन लिया कुछ, हम लोग क्या लिखते हैं, 10 से 15, 16 से 20, 21 से 25। ठीक है अभी मैं लिख दूं यहाँ पे ग्रेटर देन 26, एक इंटरवल बना दूं, इसका मैंने कोई भी एंड पॉइंट नहीं दिया ना आपको कि खत्म कहाँ हो रहा है ये इंटरवल, तो इसको ये बोलते आपने हैं ओपन प्रैक्टिस एंडेड। क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन डाला हुआ था। हाँ वो मैंने पूरे हाँ चैप्टर का एक साथ डाला था इसीलिए। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ओपन एंडेड इंटरवल भी बोलते हैं। बेसिकली जो मैं बता नहीं रही हूँ, मैंने बोल दिया कि इसमें इस वैल्यू से ऊपर या इस वैल्यू से लोअर, अगर मैं यहाँ पे बोलती थी लेस देन 10, तो इसमें कितनी भी वैल्यूज आ सकती है ना, मैंने एंड तो बताया नहीं, 0 पे रुकना है, -10 पे रुकना है, कब रुकना है, तो ऐसे वाले इंटरवल्स हो जाते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, और इसमें हमको ये पता रहता है कि हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं बोलूँ कि ग्रेटर देन 26 के ऊपर 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया 4, फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब 26 के ऊपर 4 नंबर हैं, बट मुझे वैल्यूज नहीं पता है उनकी, एग्जैक्ट नंबर के हैं वो 4 वो नहीं पता है मुझे। तो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन वो जहाँ पे हमको मेरे को पता नहीं है खत्म कहाँ पे हो रहा है इंटरवल, और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस इंटरवल में मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है, हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। मुझे नहीं पता ये जो 4 फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओपन एंडेड इंटरवल में, ये 26 ग्रेटर देन, वो क्या है, वो वैल्यूज का, वो वैल्यूज क्या है, स्कोर्स क्या है, बस मुझे इतना पता है 26 के ऊपर 4 वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज, ये 6 वैल्यूज। ये समझ आ गया ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाँ जी। ठीक है, फिर आउटलायर है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, आउटलायर मतलब जो अटपटी सी वैल्यू है हमारे डेटा को जो खराब करती है, या जिसको हम एक्सट्रीम स्कोर्स भी कहते हैं। ठीक है, आउटलायर्स वो होते हैं एक्सट्रीम स्कोर हमारे डेटा सेट में। किसी को कोई डाउट ये टर्म्स में? नहीं। ये मैंने बता दिया। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी। चलो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, अभी ये सब समझ आ गया तो प्रॉपर्टीज तो इजी लगेंगे फिर। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अश्विनी, हम तीनों ही हैं आज, अच्छा। मैंने देखा ही नहीं था। ना देखो तो ही अच्छा है। चलेगा, हम खत्म कर लेते हैं, हमको तो करना है। हाँ। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मीन बात करते हैं। मीन क्या था? एवरेज वैल्यू, जो भी मेरा डेटा सेट पॉइंट्स दिया उनके सबको स्कोर्स को मैंने ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ
पॉइंट उससे सेट से, ठीक है, टोटल नंबर से। अभी समझते हैं, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। Mean is a sensitive to the actual position of each and every score in a distribution. And if another score is included in the distribution, then the mean or average of that distribution will change. ये समझ आता है? वो बोल रहा है कि हमारा जो मीन है बहुत सेंसिटिव है कि तुम्हारे कितने स्कोर्स हैं और उनके हर एक वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि हम तो यही कर रहे हैं ना, मीन में सारे डेटा पॉइंट्स को ऐड कर दे रहे हैं। अब मैं एक भी डेटा पॉइंट को चेंज कर दूंगी तो मेरा मीन तो चेंज हो जाएगा ना। तो मेरा मीन सेंसिटिव है कि मेरा स्कोर्स क्या है डेटा सेट में, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया है, मीन ऑफ द स्कोर्स दिस इज 4, वी गॉट द 4 बाय एडिंग ऑल दिस एंड डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है, मीन कैलकुलेट किया 4 आया। बट इफ वी चेंज द स्कोर्स टू दिस, पहले 5 था, 4 था, 6 था, 3, 2 और एक और वैल्यू ऐड कर दी मैंने, तो मीन क्या हो जाएगा 4.67, ठीक है। तो जो मेरा मीन है वो बहुत सेंसिटिव है बेटा, तुम वैल्यू कम करो ज्यादा करो, एक भी डेटा पॉइंट को हिलाओ, ऐड करो, माइनस करो, तो मेरा मीन चेंज हो जाएगा। बस वो ये इतना कहना चाहता है। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। मीन डिनोट्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टोटल पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये हमने चीज डिस्कस की थी जब हमने अज्यूम्ड मेथड पढ़ा था। वो ये कहना चाहता है कि जैसे तुम्हारा ये सेट पॉइंट है ना, डेटा सेट पॉइंट, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लेते हैं 4 6 3 2, इसका मीन आया तुम्हारा 4। अब वो ये बोल रहा है कि जो मीन है ना उसको तुम डिफरेंस करना शुरू कर दो, 4 - 5 4 - 4 हर एक डेटा पॉइंट से, 4 - 6 4 - 3 4 - 2, तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे ना, इसको जब तुम ऐड करोगे सबको तो वो 0 आएगा। डिफरेंस, ये जैसे डिफरेंस आया सपोजिटली -1 0 -2 1 1, अभी देखो ऐड करो इसको तो ये 0 आएगा, सॉरी -2 आएगा। ये नीचे दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे या साफ पेज पे लूं? दिख रहा है, दिख रहा है। तो अभी तुम इन डिफरेंसेस को ऐड करो, -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो -3 + 3 0 हो गया ना। तो जितनी पॉजिटिव डेविएशंस है मेरी फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू द नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीन। समझ आ गया ये पॉइंट? डेविएशन मतलब मीन से कितना दूर है डेटा सेट, डेटा पॉइंट। समझ आया नैना? हाँ जी, हाँ जी। मुझे बोल देना यार अगर समझ नहीं आया तो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रॉपर्टी समझने के लिए जरूरी है। तो मैंने जब डिफरेंस किया मीन को सारे डेटा पॉइंट्स से हेलो कुछ, हेलो, मम्मी हमसे कह रही थी लेकिन मेरी क्लास चालू हो गई तो मेरे को वो देखने लगे तो मैं आपका आ गया। क्या? बताओ। चलो अभी इतना क्लियर है, पॉइंट 1 क्लियर हो गया, पॉइंट 2 जी। क्लियर हो गया, पॉइंट 3 पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट 2 जो है वो बेसिकली ये बोल रहा है ना, पॉजिटिव डेविएशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव। यस, क्योंकि जब मैं मीन तो बीच की वैल्यू, एवरेज वैल्यू है ना, तो मैं जब उनको माइनस करना शुरू कर दूंगी हर एक डेटा पॉइंट से, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो वो ये बोल रहा है कि जितना पॉजिटिव आएंगे जितना नेगेटिव आएंगी वो सारी इक्वल होंगी। समझ आया ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यही वाली कॉन्सेप्ट हमने यूज की थी अज्यूम्ड मेथड में, जो हमने मीन का अज्यूम्ड मेथड पढ़ा था ना कैलकुलेट करने के लिए, वो इसी बेसिस पे पढ़ा था हमने। चलो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। मीन इज स्पेशली इफेक्टिव व्हेन वी वांट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट द सम ऑफ द स्कोर्स। वो बोल रहे कि मीन बेटा तब यूज करो जब तुमको सब स्कोर्स का इफेक्ट चाहिए, या क्योंकि वो तो बताई सब सेट पॉइंट्स को काउंट करके ही तो चल रहा है ना, एक भी डेटा पॉइंट को छोड़ नहीं रहा है। तो जब तुम्हें सारे डेटा पॉइंट्स को काउंट करके चलना है तो मीन इज अ वेरी गुड सेंट्रल टेंडेंसी। एडवांटेजेस पे चलते हैं।
The definition of mean is rigid, which is a quality of a good measure, said Wildenstein. Definition rigid क्यों है? क्योंकि उसने फिक्स कर दिया भाई सारे डेटा पॉइंट्स को लो, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है? It's not only easy to understand but also easy to calculate. वो तो हमने देखा है कैलकुलेट करके, ठीक है? All the scores in the distribution are considered when mean is computed. ये भी सही है. Further mathematical calculations can be carried out on the basis of mean. ये हम देखेंगे आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वेरिएंस डेविएशन, हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं मीन के बाद. Fluctuations in the sampling are least likely to affect mean. ये पॉइंट समझाओ मुझे कोई जिसको समझ आ रहा है. पॉइंट नंबर 5, जिसने सैम्पलिंग अच्छे से पढ़ी है उसको समझ आ जाएगा. नैना अश्विनी 2 ही लोग हैं तो तुमको ही बताना पड़ेगा. मतलब सैम्पलिंग में कोई भी अगर बायसनेस या कोई गड़बड़ी करता है तो वो मीन को इफेक्ट सबसे ज्यादा कम करेंगे. देखो अभी मैंने डेटा सेट्स जाके रिकॉर्ड करे 5, 4, 6, 7, 8, 9. अब वो बोल रहा है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा ना जो तुम्हारा सैम्पलिंग में, उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ये 5 का तुमने 5.2 रिकॉर्ड कर लिया होगा, 4 का 4.6 रिकॉर्ड कर लिया होगा, थोड़ा बहुत ठीक है फ्लक्चुएशंस चलेंगी. क्यों? क्योंकि 5.2 लूं या मैं 5 लूं या 4.1 लूं, इतना नहीं, स्लाइट फ्लक्चुएशंस, ठीक है? तो तुम्हारा मीन जो आएगा इनको कैलकुलेट करके तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग मतलब जो तुम डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो आर लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट मीन. अभी अगर यहीं पे मेरा मीडियन होता, अब मैं 4 को 4.1 ले रही हूँ, 5 को कुछ और ले रही हूँ, तो मेरा तो मीडियन तो यही बोलता है ना मेरे को कि तुमको वो वैल्यू उठानी है जो मैक्सिममली रिपीट हो रही है. तो उस केस में तुम्हारा मीडियन तो चेंज हो जाएगा क्योंकि तुम बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है. तो जो पहले मीडियन आना था 4 वो आ जाएगा तुम्हारा कुछ और 5 आ गया अब तो, क्योंकि तुम्हारी फ्लक्चुएशन हुई सैम्पलिंग में. तो तुम्हारा मीडियन मोड ये सब सेंसिटिव है चेंज होने के लिए, बट मीन इतना सेंसिटिव नहीं है सैम्पलिंग एरर्स या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होने के लिए. समझ आया पॉइंट? हाँ जी. नैना बोल देना क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों ही पढ़ रहे हैं साथ में तो जो समझ ना आए तो बोलना, ठीक है? ठीक है दीदी. हाँ चलो आगे चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ मीन की बात करते हैं. आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज कैन हैव इम्पैक्ट ऑन मीन. हमने वही बोला था कि एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी अगर डेटा सेट में तो मेरा मीन चेंज हो जाएगा क्योंकि मीन तो सब वैल्यूज को काउंट करता है ना? ओके. हाँ जी आपने Second बताया point. था. Second point, when there are open-ended classes such as 10 and above or below 5, ठीक है, मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड. क्योंकि मैंने बोला था कि ओपन एंडेड क्लासेस में मुझे पता नहीं होता है, मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 से ऊपर या 5 से नीचे या 5 से ज्यादा में फ्रीक्वेंसी कितनी है, बट मुझे उनके नंबर्स की वैल्यूज नहीं पता है ना? फ्रीक्वेंसी पता है कितने डेटा पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, बट उनका वैल्यू क्या है वो नहीं पता. तो जब मुझे वैल्यू पता ही नहीं है तो मैं मीन कैसे कैलकुलेट करूंगी, ठीक है? इन सच केसेस मीडियन एंड मोड कैन बी कंप्यूटेड. मैं बोल सकती हूँ मीडियन मतलब बीच की वैल्यू, मीडियन मतलब बीच की वैल्यू, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है. तो मैं उस केसेस में ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स में मीडियन और मोड तो बता सकती हूँ पर मैं मीन नहीं बता सकती. This is mainly because in such distributions, midpoint cannot be determined to carry out calculations. Midpoint वाली बात क्यों की उन्होंने? क्योंकि ग्रुप डेटा में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सब स्टेप 1 तो हमारा वही होता है ना, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करो. तो जो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल होगी तो मैं उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करूंगी, मुझे पता ही नहीं है वो खत्म कहाँ पे हो रहा है इंटरवल. दीदी ये प्रॉपर्टीज कराने के बाद आप एक बार एक क्वेश्चन करा दोगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने भेजे थे उसमें से खाली एक क्वेश्चन करा देना. वो जो हाँ क्वेश्चन नंबर 4 to 8 वाला जो वो कंबाइंड था. ठीक है. हम्म. मैंने किया नहीं है पर मैं साथ में कर लेंगे. क्या? मैंने किया नहीं है खुद से, बट हाँ साथ में कर लेंगे. ठीक है. चलो. If a score in the data is missing or lost or not clear, then mean cannot be computed. ठीक है, क्योंकि तुम्हें वैल्यू ही नहीं पता तो मीन कैसे कॉल करोगे? अनलेस उन्होंने सॉल्यूशन बताया इसका
कैसे कर सकते हो इस केस में कि तुम्हारा डेटा ही नहीं पता, अनक्लियर है, या तुम्हें डेटा गुम हो गया, तुम्हारा कुछ डेटा पॉइंट्स गुम हो गए। तो वो बोल रहा है कि मीन इज कॉम्प्यूटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेटा बाय नॉट कंसिडरिंग द लॉस्ट कोर एंड ड्रॉपिंग इट ऑल टुगेदर। तो वो बोल रहा है कि बेटा अगर तुम्हारा डेटा गुम हो गया ना तो उसको छोड़ ही दो फिर, अगर तुमको मीन कैलकुलेट करना है। अभी तुम्हारा डेटा में मिस हो गया है या क्लियर नहीं है या तुम्हें मिल नहीं रहा है कि तुमने ये अच्छा ये और क्या डेटा पॉइंट्स थे, वैल्यूज नहीं क्लियर, तो तुमको मीन नहीं कर कैलकुलेट कर सकते। अगर मीन कैलकुलेट करना है तो उनको छोड़ दो वो वाली वैल्यूज को, क्योंकि हमें मीन में एन चाहिए होता है ना, टोटल। तो तुम्हें वो टोटल में से माइनस करके फिर मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन मीन थ्रू इंस्पेक्शन, फर्दर इट कैन नॉट बी डिटरमाइन बेस्ड ऑन ग्राफ। मैं डेटा को देख के तो नहीं बोल सकती, मैं डेटा को देख के बोल सकती हूँ मोड क्या हो सकता है, बट मैं डेटा को विजुअली देख के ये नहीं बोल सकती कि मीन क्या होगा। प्योरली कैलकुलेटिव होता है मीन। तो वो ये बोल रहा है कि तुम विजुअल इंस्पेक्शन से या ग्राफ के थ्रू मीन नहीं बता सकते हो। तो ये इसकी लिमिटेशंस है मीन की, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेटा दैट इज skewed or is very asymmetrical, as then in such cases mean will not adequately represent the data। ये समझ आया? मैंने तुम आपको ग्राफ दिखाया था ना एक, ये वाला पॉइंट पढ़ो पहले इसको, फिर हम ग्राफ पे जाते हैं वापस, फिर समझ आएगा। It is not suitable for data that is skewed or very asymmetrical, as then in such cases mean will not adequately represent the data। चलो ग्राफ से समझते हैं तो ज्यादा समझ आएगा ये पॉइंट। ये देखो ये ग्राफ है स्क्यूड डेटा का, नहीं श्योर। Oops, अभी दिख रहा है? अभी देखो, अभी तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ द डेटा कहाँ लाई कर रहा है, ये वाली जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। और तुम्हारा मीन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो वो बोल रहा है कि जब तुम स्क्यूड डेटा में मीन कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ वैल्यू यहाँ दिखा रहा होगा, बट तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ द डेटा तो यहाँ लाई कर रहा है, तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा डेटा का। हाँ बेसिकली पहला पॉइंट जो बोला था, एक्सट्रीम वैल्यूज जब आएगी तो हम मीन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अब बहुत इम्पैक्ट डालेगी मीन पे। वहीं कहीं ना कहीं हमें इस पॉइंट पे बोला गया है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू अलग ही हटके, या तो नेगेटिव साइड या तो पॉजिटिव साइड, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे वैल्यूज नहीं है कैलकुलेट। ये, नहीं मैं ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये वैल्यूज नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। कितना अच्छा कौन सा अच्छा। डेटा पॉइंट कितनी बार आ रहा है, हम्म। यहाँ पे 1 लिखो या 2 लिखो, तो 1 2 इतनी बार आ रहा है, 3 इतनी बार आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। है ना। तो ये सेट है, जैसे सपोजिटली मेरा मेजोरिटी ऑफ द डेटा तो यहाँ लाई कर रहा है ना, मेजोरिटी ऑफ द डेटा मतलब फ्रीक्वेंसी जहाँ ज्यादा, मतलब मेजोरिटी डेटा वहां पे लाई कर रहा है ये वाले रीजन में या ये वाले रीजन में पूरा, बट तुम्हारा मीन आ रहा है यहाँ पे। तो मीन जो है तुम्हारे डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, मीन यहाँ पे कुछ अपना घूम रहा है, मैक्सिमम डेटा तो यहाँ घूम रहा है। तो तुम्हारी जो मीन की वैल्यू आएगी वो तुम्हें एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी डेटा के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी का तो मतलब यही है ना, हम पढ़े तो इसलिए रहे ना कि हमको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ आइडिया दे। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि जब तुम्हारा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन इज नॉट अ गुड सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि मीन अपनी अलग ही वैल्यू दे रहा होगा और मेजोरिटी डेटा पॉइंट्स कहीं और लाई कर रहे होंगे। तो मीन इन दैट केस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन, नॉट अ गुड सेंट्रल टेंडेंसी। समझ आई इतनी सी बात? हाँ जी। कंफ्यूजन है? नहीं। वापस पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाहता है, अभी कुछ कंफ्यूजन हो तो बोल देना। इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेटा दैट इज skewed और वेरी asymmetrical, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन, हाँ जी। as then in such cases mean will not adequately represent the data। क्लियर? आगे बढ़े। मीन की प्रॉपर्टीज, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस सब क्लियर ना, आगे चलते हैं। चलो मीडियन पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। व्हेन कंपेयर टू मीन, किसे कंपेयर कर रहे हैं, मीन से। मीडियन इज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम स्कोर्स और आउटलायर्स। क्यों? क्योंकि मीडियन क्या होता है,
सेंट्रल वैल्यू। तो मेरा आउटलायर्स अगर लाई भी कर रहे होंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी भी डेटा पॉइंट में, तो हम तो अरेंज कर देते हैं ना डेटा को सबसे पहले, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बीच की वैल्यू तो इतनी अफेक्ट होगी नहीं एक्सट्रीम स्कोर से या आउटलायर से, मिड की वैल्यू तो वही आएगी। तो लेस सेंसिटिव है टू एक्सट्रीम स्कोर्स और आउटलायर्स। ये क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। नैना को आज ज्यादा रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। नहीं, मैं फिर सो नहीं रही ना, हाँ क्योंकि रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। गुड। मुझे भी पता लगता रहता है कि कंफ्यूजन नहीं है कुछ। When a distribution is skewed or is asymmetrical, median can be adequately used. Median बीच वाली वैल्यू तो हम लोग अच्छे से फाइंड कर ही सकते हैं, चाहे skewed हो asymmetrical हो, वो लगभग उसके आसपास ही आता है, सेंटर के आसपास ही आता है मीडियन। तो हम मीडियन यूज कर सकते हैं। मीडियन इज गुड फॉर skewed डेटा। ठीक है, बस ये बोलना चाह रहा है। When a distribution is open-ended, that is, actual score at one end of the distribution is not known, then median can be computed. समझ आया? मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओपन एंडेड है, स्कोर्स की वैल्यू नहीं पता हमको, बट मैं ये तो बोल सकती हूँ ना कि मैं ये सारे डेटा पॉइंट को अरेंज कर दिया एक बार असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं बीच की वैल्यू तो फिर भी बता सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता होगा जो ओपन एंड इंटरवल में वैल्यूज लाइक कर रही हैं, 4 फ्रीक्वेंसीज जो मैंने बोला था वो लाइक कर रही हैं, पर उनकी वैल्यूज क्या है, बट स्टिल मैं ये तो बोल सकती हूँ ना कि बीच का वैल्यू क्या है, बीच का टर्म क्या है। तो मैं मीडियन अच्छे से कैलकुलेट कर सकती हूँ, इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ ओपन एंडेड में। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है नहीं। थर्ड पॉइंट? हाँ जी। नैना तो पूरी हालत में है सोने की। चलो एडवांटेजेस ऑफ मीडियन पढ़ते हैं। The definition of median is rigid, which is quality of a good measure central tendency. चलो ठीक है, मान लेते हैं। It is easy to understand and calculate है जी। It is not affected by outliers and extreme scores. हमने पढ़ा ही था, क्योंकि मीडियन होता है बीच की वैल्यू। Unless the median falls in the open-end class in open-ended class, it can be computed for the group data with ओपन एंडेड क्लासेस। चल लेना समझा अभी मुझे पॉइंट, अगर पूरा समझ आ गया ऊपर का तो ये भी आएगा अभी समझ। फोर्थ पॉइंट, इसमें ये बोला गया है कि अगर मीडियन जो है वो ओपोनेंट क्लास के अंदर फॉल नहीं करता है, तो मतलब ग्रुप डाटा में मीडियन निकाला जा सकता है अगर जो क्लास इंटरवल्स है वो ओपन एंडेड है। यस वो बट अगर बोल वो रहा ओपन है। एंडेड के अंदर फॉल करता है तो दिक्कत वाली बात है। यस मैंने यहाँ पे अपने इंटरवल्स डिफाइन कर दिए। यहाँ पे डिफाइन करा था टू ग्रेटर देन 26, और बाकी सब जगह मैंने डिफाइन किया था अपने सारे डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मीडियन इस वाले क्लास इंटरवल में लाइक कर रहा है, ग्रुप्ड क्लास इंटरवल्स में लाइक कर रहा है, जिसमें तुम्हें लोअर लिमिट भी पता है अपर लिमिट भी पता है, तो हम अच्छे से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर वो ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में लाइक कर रहा है तो मैं मीडियन नहीं बता सकती। ठीक है, बस ये कहना चाहता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है स्कोर्स क्या है, तो मैं मीडियन कैसे ढूंढूंगी? मैं मीडियन नहीं बता सकती अगर ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। मतलब अगर मेरा ओपन एंड क्लास इंटरवल वाला क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो ही तो मैं उसको मॉडल क्लास एज्यूम करूंगी ना। तो अगर अरे मेरा इसमें ओपन, हमारे पास लोअर लिमिट ही नहीं होगी तो हम क्या ही हाँ, बताएंगे फिर। तो हम मेरा मॉडल क्लास तो आ गया ये ओपन एंड क्लास इंटरवल वाला, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी। बट मेरे को लोअर लिमिट ही नहीं पता, अपर लिमिट ही नहीं ढंग से पता, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? फॉर्मूला में कैसे डाल के मीडियन कैलकुलेट करूंगी? तो मैं मीडियन ओपन एंड क्लास इंटरवल में फाइंड नहीं कर सकती हूँ। अगर क्लोज्ड इंटरवल में लाइक कर रही होगी तो मैं फाइंड कर सकती हूँ मीडियन। In certain cases, it is possible to identify median through inspection as well as graphically. सब अग्री करते हैं इस पॉइंट से? हाँ जी, अगर सिमेट्रिकल होगा तो बहुत आराम से ग्राफ में मिल जाएगा। हाँ, मीडियन तो हम बता ही सकते हैं ना, बीच की वैल्यू है। मैं देख के भी बता सकती हूँ, अच्छा ये 15-20 आइटम्स होंगी, इसमें बीच की वैल्यू 10 या 11 होगी, है ना? या ग्राफ देख के भी बोल सकती हूँ कि बीच की वैल्यू कौन सी होगी, मिड वैल्यू, मीडियन इज मिड वैल्यू ना। तो मैं बीच का
इंस्पेक्शन से या ग्राफिकल से बता सकती हूँ, आइडिया दे सकती हूँ, अच्छा मीडियन यहाँ होगा या इसके आसपास होगा। चलो, limitations of median. Some statistical procedures using median are quite complex. Computation of median can be time consuming when large data is involved because the data needs to be arranged and in an order before median is computed. हम लोग बोलते हैं डेटा दे रखा है, सबसे पहले क्या करो, उसको अरेंज करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब वो ये पॉइंट ये बोलना चाहता है कि बेटा बहुत सारा डेटा है, इतना सारा डेटा पड़ा है, तो बैठ के तुम उसको अरेंज करने बैठोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो तुम्हारा तो बहुत टाइम जाने वाला है। ठीक है। आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 31 था, उसी यार में ना मैंने वैल्यू भूलने का इतना मुझको डर रह रहा था कि यार कोई छूट ना जाए, इससे पहले एन ही कैलकुलेट करूं मैं। तो अगर सोचो जिसके पास 100 वैल्यू आ जाओ तो बंदा पागल हो जाए। हाँ, बट मैंने वो क्वेश्चंस बुक से उठाए थे, तो मैंने जो मुझे सही लगे, थोड़े डिसेंट क्वेश्चंस लगे, वो मैंने डाले फिर उसमें। हाँ, मेरे पास आपने कहा बहुत वैसे भी सारे करने किसी ने है नहीं। मैंने बोला जिसको करने होंगे वो कर लेगा। बट नहीं, वो क्वेश्चंस अच्छे हैं यार, मैंने अच्छी बुक से ढूंढ के निकाले हैं वो क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसको वो सारे सॉल्व हो गए तो। हाँ, मतलब मेरे को अभी फॉर्मूलाज दिमाग में रट गए हम्म, क्वेश्चंस करने की बदौलत। यो, चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ मीडियन। Median cannot be computed exactly when an ungrouped data is even. ये जो हमने बोला था ना कि फिर हमें जब इवन नंबर हो गए तो मैं कैसे बताऊं मिड पॉइंट क्या है, तो हमको उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो वो एक अप्रोक्सीमेट हो जाता n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 अपॉन में 2। हम्म। तो अनग्रुप डेटा अगर मीन हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो मीडियन कैन नॉट बी कंप्यूटेड एग्जैक्टली। Someone has texted. Can you please share the question you're talking about in the group once again? Okay, okay, sure. I'll pin it on Telegram. Chalo. In such cases, median is estimated as mean of the scores in the middle of the distribution. ये तो हमने फॉर्मूला ही पढ़ा था ना, सेम ही चीज बोल रहा है वो हमको। चलो थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ मीडियन का। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, पता है हमको, यही तो डेफिनेशन है मीडियन की, पता नहीं क्यों घुमा फिरा के वही चीजें लिख रखी है। स्टैट्स में होता क्या है ना, जो डेफिनेशन में दिया है वही आपको फीचर्स के अंदर डिवाइड कर दी जाती है डेफिनेशन। मतलब टेक्निकल वर्ड्स को, जो टेक्निकल वर्ड्स एक एक होते हैं पर्टिकुलरली, उनको एक एक सेंटेंस बना दिया जाता है। राइट। चलो फोर्थ पॉइंट कर लें। इट कैन बी अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, दस कैन बी टर्म्ड एज लेस स्टेबल देन मीन। ये समझ आ गया, हमने ये मीन वाले एग्जांपल में लिया था। तो मेरा अगर थोड़ा भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होगा तो मेरे बीच की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। मैंने अरेंज किया डेटा तो कुछ एक्स वैल्यू आई, बट मेरे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस हैं तो मेरा एक्स की जगह कुछ और ही आ रही है मिड वैल्यू। तो मीडियन सेंसिटिव होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड कर लेते हैं। Mode can be used with variable that can be measured on nominal scale. Mode nominal scale का था, किसी को याद है? Nominal scale हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। दोबारा बता दो, मुझे याद नहीं है। नॉमिनल स्केल वो स्केल जिसको हम नेम्स के बेसिस पे यूज करते हैं, जिसको हम सिर्फ नेम दे सकते हैं, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं या उस पर कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में एग्जांपल किया था जेंडर का, तो मेल फीमेल को मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकती हूँ कि फीमेल को 1 बोल दिया और मेल को 2 बोल दिया, बट ये 1 और 2 से मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकती क्योंकि मैं फील और मेल पे कुछ डेटा वो थोड़ी है, कोई डेटा थोड़ी है, बस मैंने नाम को एक नंबर दिया है। तो जब हम नाम को नंबर्स देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। तो वो ये बोलना चाहता है कि अच्छा तुमने फीमेल्स और मेल्स को 1 2 1 2 1 2 दे दिया, अब तुम ये तो ढूंढ सकते हो ना 1 2 1 2 में से मैक्सिमम कौन आ रहा है, मेल्स आ रहे हैं फीमेल्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। तो मोड को तुम यूज कर सकते हो नॉमिनल स्केल पे, बट मैं मीन को तो नहीं यूज कर सकती ना। मैं फीमेल्स और मेल्स को ऐड करने बैठो और उनको डिवाइड कर दूं तो उसका कोई मीनिंग है क्या? कोई मीनिंग नहीं है ना मीन में तो, नॉमिनल स्केल का।
वैसे ही मीडियन का कोई मतलब नहीं है। मैं फीमेल और मेल को 1 to 1 to 1 to क्या अरेंज करके कौन सी मिड वैल्यू फाइंड करूँ। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि मोड हम लोग यूज कर सकते हैं नॉमिनल स्केल पे, बट मीन और मीडियन को हम यूज नहीं कर पाएंगे नॉमिनल स्केल पे। तो ये प्रॉपर्टी बताई है मोड की उन्होंने हमको। समझ आया? हाँ यस, जी, नो? आगे आगे। जाग रहे हैं? गिव मी थम्स अप इन द चैट जो लोग जाग रहे हैं। स्माइली थम्स अप। अश्विनी की तरफ से आया है मुझे। बाकी सब सो रहे हैं। नैना जाग रही है। जिगमेट के जिगमेट बहुत टाइम बाद आई है यार क्लासेस में। जिगमेन हाय। आई थिंक शी कैन नॉट ऑन। या तो वो छोड़ के चली गई है या तो वो बोलने की पोजीशन में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 क्लियर हो गया। पॉइंट 2 पे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। मोड इज मोड इज easier to compute than mean and median, but it is not used often because of lack of stability from one sample to another. Also because a single set of data may possibly have more than one mode. Also, when there is more than one mode, then the modes cannot be termed adequately measure central location. वो ये बोल रहा है कि मोड एक डेटा में तो ऐसा हो सकता है ना कि दो नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम हो। एक सेट ऑफ डेटा में 37 के भी सेम 37 भी 5 बार आ रहा है और 39 भी 5 बार आ रहा है। तो इसमें अब मोड किसको मानेंगे हम? तो मोड नहीं क्लियरली हम बता पाएंगे कि मोड किसको डिक्लेयर करना है इस केस में। ठीक है, जब दो से ज्यादा मेरे स्कोर्स हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उस केस में वो बोल रहा है कि हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑल्सो when there is more than one mode, then modes cannot be determined adequately measure central location. तुम ढंग से बता ही नहीं पा रहे हो, तो वो डेटा को तो क्या ही रिप्रेजेंट करेगा ढंग से। दो तीन तीन मोड घूम रहे हैं तुम्हारे डेटा पॉइंट में। मोड इज थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज। ये हमने पढ़ा था। मेरा एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स क्या होते हैं? जो अटपटी सी वैल्यू होती है, जो सपोजिडली मेरा 5 6 7 8 9 है डेटा पॉइंट में और आउटलायर है एक 1000। ठीक है, बट मैं तो बोल सकती हूँ ना मोड तो क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो एक्सट्रीम और आउटलायर्स तो थोड़ी बार बार रिपीट हो रहे होंगे। वो तो एक वैल्यू आ गई, एक्सट्रीम वैल्यू आउटलायर आ गया, बट मोड को थोड़ी अफेक्ट करेंगे। जो रिपीट सबसे ज्यादा हो रहा है वैल्यू, उसी को तो मैं मोड मान रही हूँ। तो 4 4 5 5 6 7 8 1000, तो मेरे को इसमें पता है मोड क्या है। आउटलायर से मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे डेटा सेट को। क्लियर है इतना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ मोड में? 3 पॉइंट्स पढ़े हमने। नहीं, चलो, एडवांटेजेस ऑफ मोड। नैना कुछ खाने के लिए ले ले वरना सो जाएगी। चलो, एडवांटेजेस ऑफ मोड। It is not easy to comprehend and calculate, but it can also be determined by mere inspection. सही है, सही बात बोल रहे हो, देख के भी बता सकते हैं हम लोग तो। It can be used with quantitative as well as qualitative data. जो हमने एग्जांपल लिया अभी, मेल फीमेल में से मैं बता सकती हूँ 1 to 1 2 या फीमेल फीमेल मेल मेल कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है एक डेटा पॉइंट में, डेटा सेट में, सॉरी। तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो, क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज। सेम चीज जो प्रॉपर्टीज में पढ़ी हमने। इवन इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन और मोर देन वन ओपन एंडेड क्लासेस, मोड कैन इजीली बी कंप्यूटेड। क्लियर है फोर्थ पॉइंट सबको? ये फोर्थ पॉइंट क्लियर है सबको? ये दोबारा समझा दो। Even if a distribution has one or more than one open-ended classes, मतलब जो हमने पढ़ा था supposedly greater than 26, mode can easily computed. mode क्या होता है? जो मैक्सिममली हमारा लाई कर रहा होता ठीक है, आगे समझ। है ना? तो वो तो मैं बता सकती हूँ ना अभी भी। बट अगर मोड मोड यहाँ पे, हमारा, हाँ, ये वाले इंटरवल में लाई नहीं करना चाहिए। हम्म। ठीक है।
लिमिटेशंस ऑफ मोड पढ़ लेते हैं. It is sometimes possible that the scores in the data vary from each other, and in such cases the data may have no mode. हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, रिपीट ही नहीं हो रहा कुछ भी, तो मोड क्या होगा फिर उसमें? मोड कैन नॉट बी रिजिडली डिफाइंड. सही है. इन केस ऑफ बाई मॉडल, 2 मोड एक डेटा में, ट्राई मॉडल 3 मोड, और मल्टी मॉडल, ठीक है, एक ही बहुत सारे नंबर की सेम ही फ्रीक्वेंसी है. इंटरप्रिटेशन एंड कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट. सही है. इतने सारे मोड इकट्ठे हो गए तो मैं कैसे कंपेयर करूं, अब कैसे इंटरप्रेट करूं डेटा को? मोड इज नॉट बेस्ड ऑन द होल डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, सही है. पूरा सब डेटा सेट्स को, डेटा पॉइंट्स को अकाउंट नहीं कर रहा मोड, सिर्फ मैक्सिमम वाले को काउंट कर रहा है. It may not be possible to compute further mathematical procedures based on the mode. मोड और इतना अच्छा वो नहीं है, मतलब इसमें आगे मैं क्या कैलकुलेट करूं? मैंने बोल दिया. मोड को हमने आगे शायद किसी फॉर्मूले में डाला भी नहीं है, मतलब मीन हाँ. मीडियन तो फिर डालेगा या क्वार्टाइल डेविएशन अगर हमें, बट मोड कहीं पे भी नहीं डाला. क्योंकि मोड में मैंने बता दिया ना, ये अच्छा ये चीज है, ये स्कोर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है. अभी आगे कुछ कर नहीं सकती मैं उससे ज्यादा मैथमेटिकल प्रोसीजर्स. क्वालिटेटिव, एक तरह से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताता है मेरे को डेटा सेट की. सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन मूड. ये हमने समझा था. मेरा थोड़ा भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होगा, थोड़ा भी डेटा पॉइंट्स मेरे ऊपर नीचे हो गए तो मेरा मूड कंप्लीटली चेंज हो सकता है. क्लियर है 6 पॉइंट? हाँ जी. चलो आई थिंक खत्म हो गया प्रॉपर्टीज. बस एक चीज मुझे बतानी है इसमें तुमको, एक पैराग्राफ रह गया, ये वाला. हाउ टू चूज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. द चॉइस ऑफ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड क्या चूज करना है, विल डिपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? तुम्हारा नॉमिनल स्केल होगा, रेशियो स्केल है, कौन सा स्केल है, ठीक है. दैट वी डिस्कस इन द फर्स्ट यूनिट, पढ़ा था. जिसको नहीं पता वो जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो, फिर समझ आएगा ये आगे का सब कुछ. फॉर नॉमिनल स्केल्स मतलब जो नेम बेस्ड होते हैं, वन कैन कंप्यूट मोड बट नॉट मीडियन एंड मीन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, the males can be coded as 1 and females can be coded as 2, or vice versa. In such a case, we can compute frequently occurring score that will provide us information whether there are more males or more females. ठीक है. However, it is not possible to compute mean or median. सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये. With regard to ordinal scale, ऑर्डर वाला जिसमें हम ऑर्डर बताते हैं, ठीक है, रैंकिंग वाला जिसमें हम मेरी एक रैंक डिसाइड करते होते हैं, उसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं. मीडियन और मोड कैन बी यूज्ड. ठीक है, रैंकिंग है, ऑर्डिनल स्केल मतलब तुम रैंकिंग में बता पा रहे हो, तो तुम उस केस में मीडियन मतलब बीच वाला वैल्यू बता सकते हो. मोड मतलब जो सबसे ज्यादा रैंक आ रहे होंगे जिसके, वो भी बता सकते हो. हो सकता है एक रेस में पहले नंबर पे 2 लोग आ रहे हो, तो मैं मोड बता सकती हूँ ना कि फर्स्ट रैंक वाला मोड है, क्योंकि वो फर्स्ट जो आ रहा है रेस में वो 2 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फर्स्ट रैंक की. मीडियन भी बता सकती हूँ मैं कि अच्छा इतने सारे बच्चे दौड़ते दौड़ते आ रहे थे रेस में, तो बीच में कौन आया, मिड वाले पॉइंट पे कौन आया, उसकी रैंकिंग के हिसाब से मैं मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकती हूँ. जिसको ये क्लियर नहीं है ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, नॉमिनल स्केल क्या होते हैं, तो ये नहीं समझ आएगा. तो पहले चैप्टर 1 पढ़ना, उसके बाद ये समझ आएगा सब कुछ. मैं फिर भी थोड़ा ब्रीफ में बता दे रही हूँ कि क्या कहना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, if we ranked the students based on their performance in mathematics test, it is possible to find the median below and above which lie half of the ranks. ठीक है, मीडियन यही तो बोलता है, बीच वाला रैंक. Mode can also be computed if more than one student gets the same rank. With regard to interval scale, ratio scale, mean can be computed. वो बोल रहे हैं इंटरवल स्केल में और रेशियो स्केल में मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. इंटरवल स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल क्या होता है, चैप्टर 1, उसमें हम लोग मीन
कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो सम अप कर देते हैं। Yet another aspect that is important while making a choice with regard to which measure of central tendency to use is whether the data is normally distributed or not. ये हमने समझा आज। If the data is normally distributed, we will compute mean, and if it is not normally distributed, we will compute median mode. ठीक है, वो ये बोल रहा है कि अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो मीन कैलकुलेट कर लो, बट अगर मीडियन और स्क्यूड डेटा है या नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो मीन मत कैलकुलेट करो, क्योंकि यही तो हमने मीन की लिमिटेशन पढ़ी थी ना कि वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को। तो वो बोल रहा है उस केस में मीडियन और मोड को यूज करो। ठीक है, this is because mean may not adequately represent the data when the data is not normally distributed. समझ आया ये समझ आई चीज? हाँ जी आ गया पूरा। Cool. अभी ये चीज तुम पहले पढ़ते ना प्रॉपर्टी से पहले या कैलकुलेशन से पहले, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आती जो यहाँ पे इतना सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। इसलिए मैंने फ्लो थोड़ा उल्टा रखा था कि पहले समझते हैं मीन मीडियन मोड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी तुम पहले ही मीन मीडियन मोड पढ़ रहे हो तो तुम ये मुझे तो नहीं समझ आया था ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, इतना सब कुछ स्क्यूड डेटा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, क्या है ये, ओपन एंड, क्लास इंटरवल, आउटलायर, इतने सारी टर्म्स डाल दी इन्होंने इस चैप्टर में विदाउट एक्सप्लेनिंग देम। आगे के चैप्टर्स में भी ऐसे ही है, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। हाँ मैंने भी उल्टा ही करा था, मैंने पहले प्रैक्टिकल करा फिर थ्योरी।